अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं मुनीब आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ कहीं होंगे खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। और आज के दिन का भी आगाज़ हमेशा की तरह, रोज़ाना की तरह बहुत अच्छा हुआ होगा। आपका भी। हमारा तो रोज़ाना की बुनियाद पर जब हमने आपसे मिलना होता है ना, तो हमारी एक्साइटमेंट और भी ज़्यादा बढ़ जाती है कि नई नई चीज़ें आप तक पहुंचाई जा सकें, नए गेस्ट से मुलाकात कराई जा सके आपकी, और जितने भी टॉपिक्स हैं उनके ऊपर अच्छे गुफ्तगू हो और उसका जो कह लें कि अख़ज़ किए हुए नताइज हैं वो आप तक पहुंच जाएं। हम तो जनाब इसलिए आते हैं ताकि आपसे रोज़ मुलाकात हो सके। तो आज भी ऐसी ही कुछ चीज़ें हम आपके लिए लेकर आए हैं। बहुत ही कह लें कि शानदार टॉपिक्स हैं जो आज के शो का हिस्सा बनने जा रहे हैं, जो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा जब आप सुनेंगे। उनके ऊपर कॉन्वर्सेशन जब होगी, गुफ्तगू होगी, जो हमारे एक्सपर्ट्स होंगे वो अपनी राय देंगे, अपनी तजावीज़ देंगे, तो कहीं ना कहीं आप भी उससे रिलेट कर पाएंगे। ख़ास तौर पर जो आजकल बिल एक बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रहा है, बिल के ऊपर बात हो रही है। थोड़ा सा आपको बता दूं, बाकी जो है ना वो हम बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम के अंदर, जो हमारा सेगमेंट होगा उसके अंदर। एक बिल कौमी असम्बली में पास हुआ है जिसको कह रहे हैं कि जनाब घर में जो भी ख़वातीन, बच्चे, बुज़ुर्ग रह रहे हैं उनके हवाले से उनका इस्तेहसाल ना हो, उस हवाले से उनके ऊपर जो है ना वो तशद्दुद ना किया जाए, उनके साथ ज़्यादती ना की जाए, उनके हुकूक जो है फ़राहम किए जाएं। उस हवाले से एक बिल पास हुआ है। उसके क्या इम्पैक्ट आएगा, किस तरह उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होगी और उसमें मज़ीद क्या क्या शिक्के रखी गई हैं। कुछ सीधा सी चीज़ें आपको बता दूं। उसमें ये भी रखा गया है कि जनाब अगर आप किसी खातून को ब्याह कर घर लेकर आते हैं और अगर उसको आपके घर वालों के साथ रहना पसंद नहीं है तो ये भी जुर्म करार दिया गया है। अगर आप अपने घर की खातून को, वो चाहे आपकी माँ हो, बीवी हो, बेटी हो, बहन हो, इवन दो के भाई या बाप भी हो, तो अगर आप उसको धमकी दे रहे या आप उसको गाली दे रहे हैं या उसको गलत अल्फाजों से पुकार रहे हैं जो उसका कह लें कि इज़्ज़त मजरू कर रहे हैं, वो भी जुर्म करार दिया गया है इस बिल के अंदर। उनकी रोकथाम के लिए इस तरह के इक़दामात उठाना बहुत ज़रूरी होता जा रहा है। तो इस पर मज़ीद हम डिटेल में आपको बताएंगे, लेकिन अभी मैंने सोचा कि थोड़ी बहुत जो चीज़ें हैं इस हवाले से वो आप तक ज़रूर पहुंचाई जा सके। तो ये आज का पैगाम था। अभी हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ बात कर लेते हैं फ़िटनेस के हवाले से, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप जितना फ़िट रहेंगे उतना ही हमारा शो भी तो देखेंगे ना। ऑब्वियसली अगर आप सेहतमंद रहेंगे और अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजारेंगे, जोक था, लेकिन हम सभी ये चाहते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजारें, हम सेहतमंद रहें। जितना सेहतमंद रहेंगे उतनी इन बीमारियों से हम दूर रहेंगे। और सेहतमंद रहने के लिए क्या एक चीज़ जिसके बारे में हम बहुत ज़्यादा आपको बताते हैं कि आपने एक्सरसाइज करनी है, अच्छी एक्सरसाइज करनी है, फ़िज़िकल एक्टिविटी को अपनी डेली रूटीन में जो है ना वो इंक्लूड करना है। अब बहुत से लोग जो वर्जिश कर रहे होते हैं लेकिन उनको समझ नहीं आ रही होती कि उन्होंने किस तरह की वर्जिश करनी है, या फिर वर्जिश करते वक्त उमूमन किस तरह की गलतियाँ करते हैं। आज हमने उसके ऊपर थोड़ी सी बात करनी है। फिर ये है कि वार्म अप करने से क्या फ़ायदा होता है हमारे जिस्म को, और जो लोग वार्म अप किए बग़ैर वर्जिश करना शुरू कर देते हैं उनको क्या नुकसान हो सकता है। और आजकल जिस तरह बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हमारी ज़िंदगी होती जा रही है, जेनज़ीज़ इस साइड पर बहुत आ रहे हैं, यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं कि हमारी जो है ना अपीयरेंस, हमारी फ़िज़िकल अपीयरेंस, हमारी बॉडी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो वो जो शॉर्टकट यूज़ कर रहे होते हैं वो उनके लिए कितने कह लें कि ख़तरनाक हो सकते हैं। तो उस पर बात करने के लिए रहमान अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, फ़िटनेस ट्रेनर हैं, उनसे बात करते हैं। रहमान, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। रहमान, सबसे पहले तो ये बताइए कि अमूमन लोग जो है ना वो वर्जिश करते हुए किन किन चीज़ों की या किन किन बातों पर, कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो कर लेते हैं जो बहुत ज़्यादा कॉमन होती जा रही। अच्छा, सवाल अच्छा है। ऐसा होता है, सेंसिबल लोग भी गलतियां करते हैं। 50% जो है वो मैंने ऑब्जर्व किया है। एक होता है कि आपने स्टडी की होता है, एक होता है प्रैक्टिकली आप देख रहे होते हैं। 50% जो लोग हैं यहाँ, इसमें मैं ऐड करूँगा बिगनर्स को भी और सेंसिबल भी। मतलब सेंसिबल मीन्स के जिनको 4 साल 3 साल हो चुके हैं जिम आते, एकदम जिम में आए, डायरेक्ट
वेट उठाया, ना ABC का पता, उसके बाद वर्कआउट वगैरह स्टार्ट कर दिया, पता नहीं कैसे शुरू करना है। अब एग्जाम्पल मैं देता हूं कि चाहे आप क्रिकेट ले लो, चाहे आप फुटबॉल ले लो, चाहे आप कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी ले लो, यहां तक कि आपने अगर स्टेज पे भी परफॉर्म करना है तो आप बैक स्टेज वार्म अप कर रहे होते हो, स्ट्रेचिंग कर रहे होते हो, लेकिन पीपल इग्नोर, सम पीपल से हमें तो पता है, हम कर सकते हैं, हमारा ये अंदाज है, आपको नहीं पता है। ऐसा नीचे वाले जिम से लेके अपर जिम तक आपको हर तरह की इस टाइप के लोग मिलेंगे। सही है, ऐसा है। ओके। लास्ट टाइम आई हैव सीन अ पर्सन, ही सेड, उसको मैं कई सालों से देख रहा हूँ, डायरेक्ट आया, डायरेक्ट उसने 30 किलो का वजन उठाया और ट्रेनिंग शुरू कर दी। लिटरली आई वाज शॉक्ड कि ये पर्सन कर क्या रहा है। जिम जाने का मतलब ये नहीं है कि आपको पता है सारा, आपको ये सारी चीजें सीखनी चाहिए। वार्म अप जरूरी है, क्यों जरूरी है, इसके इफेक्ट्स क्या हैं, और उससे पहले स्ट्रेचिंग। अच्छा, फिर थोड़ी बहुत हम एक्सरसाइज Sure. भी करना सिखा देते हैं अपने देखने वालों को। दूसरा ये भी बता दें, आज उधर चलते हैं, और दूसरा ये भी आप बता दें कि ज़रूरी है कि अगर आपने अपनी बॉडी बनानी है तो उसके लिए रोज़ाना आपने हार्ड वर्कआउट ही करना है। हम जिम जाते हैं, हमने ट्रेडमिल कर ली या लाइट वेट कर ली, वो ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्लासेस करनी है या मेरे पास क्लासेस के पैसे नहीं है, तो मैं ये चाहता हूँ कि वो वर्कआउट मैं घर करूँ। अब वो वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि आपको पता चले कि हेड टू फीट अपने मसल को कैसे एक्टिवेट करना है। इसको आप वार्म अप कर लें, स्ट्रेचिंग कर लें, ओवरऑल इसमें आ जाएगा। बहुत सारी एक्सरसाइजेज है, लेकिन कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज है जो बहुत इफेक्टिव है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज से आपने दोनों हाथों को बैक पे लेके जाना है, स्लो रिदम में मैं बताऊंगा। देन राइट मूवमेंट करनी है, राइट एल्बो और राइट फीट को अप करना है। 1 डाउन, 2 डाउन, 3 डाउन, 4 डाउन। ये एक स्लो रिदम में आहिस्ता आहिस्ता आपका जो है ना स्टेमिना बन जाएगा, एक रिदम में आ जाए। देन अपोजिट पोजीशन में आना है। स्लो डेमो में इसलिए कि ताकि आपको इजीली मूवमेंट का पता चले अप एंड डाउन कहां पे आ रहा है। 1 2 3 4 5। एक रिदम से 10 सेकंड की ब्रेक, और आपने 2 सेट्स आपने मोर करने हैं। टोटल आपके 3 सेट्स हो जाएंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज फ्लोर पे है, फ्रॉग पुशअप्स हमने करने हैं। अब इसमें ओवरऑल बॉडी एक्टिवेट हो जाएगी, सारे मसल एक्टिवेट हो जाएंगे। थोड़ा सा टफ है लेकिन करेंगे तो होगा ना। इजी वर्कआउट बहुत हो गया, अब थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल को भी हम टच करें। ओके, हम डाउन पोजीशन में गए, पुशअप शेप में हम आए, रिदम बनाई। ये हाफ पोजीशन, फुल पोजीशन, नाउ डाउन, और नी को आपने आगे फॉरवर्ड करना है। ओके। 1 2 3 4। ओके, नेक्स्ट अपोजिट। 1 2 3 4। बिगनर्स के लिए तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। अब उसको हम अगर फॉर एग्जांपल हम बिगनर, तो उसको कैसे रिदम में लाऊंगा, यहां तक। ओके। 1 2 3 4। सिंपल जो है, ठीक है। हम इसको एक रिदम से ले आएंगे। देन ठीक है। स्लोली स्लोली हम इसको अप करेंगे। अब जो फर्स्ट मूवमेंट मैंने बताई थी, उसी को आपने अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाना है। पहले राइट टू राइट और लेफ्ट टू लेफ्ट था। नाउ अपोजिट डायरेक्शन में सेम पोजीशन, हाथ बैक पे। 1 मूवमेंट चेंज, 2 3 ओके चेंज, 4 ओके चेंज, 5। अब फास्ट रिदम कैसे बनेगी, ये था बिगनर्स के साथ। अब मैं कैसे परफॉर्म करूंगा। 1 2 3 4 5, ये रिदम के साथ। अभी 3-4 रैप्स किए हैं,
तो मुझे पता चल रहा है कि मैं अब वार्म अप होना शुरू हो गया हूँ, अब नेक्स्ट लेवल पे मैं वर्कआउट कर सकता हूँ। ओके, ये आपने रिदम के साथ, ये भी रिदम के साथ वार्म अप था, अभी वार्म वर्कआउट रहता है। तो आप देखें, आप ठीक है। चलें एग्जांपल लेते हैं। हम क्रिकेट मैच, हमारे फैंस बहुत हैं, इसके ज़्यादा हमारी ऑडियंस बहुत पसंद करती है, तो आपने कभी उनको स्ट्रेचिंग वार्म अप करते देखें? जी जी, हाफ एन आवर तक भी लेके जाते हैं। परफॉर्मेंस करनी है तो सेम, सही है। मैं अगर कर रहा हूँ तो आपने नहीं करना। तो इजी कुछ भी नहीं है। अगर आपको खुद से प्यार है जी तो आप करोगे, अगर आपको खुद से प्यार नहीं है फिर नहीं करोगे आप। अब मैं बात करता हूँ मसल रिलैक्सेशन की। ठीक है, इसके लिए अगेन हमें मैट पोजीशन होती है, जिम में होंगे अवेलेबल, तो आप वहाँ पे कर सकते हो। मैं फ्लोर पे अब बैठता हूँ और आपको परफॉर्म करके बताता हूँ जो पर्सनली मुझे पसंद भी है, जिसमें 3 डिफरेंट मूव्स मैं बताऊंगा जो आप इजीली परफॉर्म कर सकोगे। मसल रिलैक्स, मैंने वर्कआउट कर लिया, अब मैं रिलैक्स होके बैठा हूँ। ब्रीद इन ब्रीद आउट आपने करना है, और आर्म्स शेक एक रिदम के साथ। फ़ोन को आपने साइड पे रख देना, फ़ोन को नहीं यूज़ करना आपने, और कुछ भी नहीं सोचना। देन आपने हाथ को मूव करना है अपोजिट डायरेक्शन में, फिंगर क्रॉस आपने करनी है। देन इजीली स्ट्रेच होल्ड, ओके, अपोजिट डायरेक्शन में इजीली। अगर आपने अपर बॉडी की है तो आपकी परफॉर्मेंस और अच्छी हो जाएगी। सेकंड आपने मूव, इसको आपने एक ही मूव में लेना है, मैं आपको सेकंड बोल रहा हूँ, लेकिन आपने एक ही रिदम में इसको लेके चलना है। फिंगर क्रॉस, हेड को डाउन साइड प्रेस आपने करना है। स्पाइनल एरिया ओवरऑल आपका स्ट्रेच होगा डाउन। 10 सेकंड आपने काउंट करने हैं। नेक्स्ट मूव, इस मूव को बेबी पोज कहते हैं। बेबी पॉज, ओके। हाँ, जब मैंने इसको स्टडी किया, परफॉर्म किया, तो सेम लाइक बेबीज, जैसे वो बच्चे वो यूं रिलैक्स होके बैठते हैं, ये योगा में बेसिकली वर्ड यूज होता है। Okay. अब बैठना कैसे है? साइड मूव, हाथों को आप बैक पे लेके डाउन, देन आपने अपने थाइस के पास ले आए और इस तरह के स्लो डाउन में होल्ड, ब्रीद इन ब्रीद आउट। देखा होगा हमारे फैमिली में बच्चे इस तरह वो हो इस तरह बैठ जाते हैं, जाते हैं, इसी हाँ। तरह फिर वो सो जाते हैं। हाँ। ये टोटल मसल रिलैक्सेशन के Okay. लिए, आपकी रिकवरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 मिनट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा ठीक है। कि आपने उसको रिदम में लेके चलना। इसको प्रॉपर एक परफॉर्मेंस के साथ करें, ट्रस्ट मी, आपका जो ये जितने भी प्रोग्राम्स आप फॉलो कर रहे हैं, आपको रिजल्ट 1000% आप मिलेगा। चलें जी, आज का भी जब आप ये फॉलो कर लेंगे सारा पैटर्न, जो भी प्रोटोकॉल्स रहमान ने बताए हैं, तो आप फिट भी रहेंगे, और जो है ना आपका रिजल्ट जो है आपको चाहिए फिटनेस के वाले से, वो भी आपको मिलेगा। रहमान अब्बास हमारे साथ मौजूद है, फिटनेस एक्सपर्ट है। रहमान, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और जनाब, ज़िंदगी में इख्तलाफात नागुज़ीर हैं, चाहे घर में हो, हम रिश्तों में हो, या फिर काम के माहौल में हो। असल महारत नाम इस बात में है कि हम उन इख्तलाफात को, उन कॉन्फ्लिक्ट्स को किस तरह समझदारी के साथ, संजीदगी के साथ और सुकून के साथ हल करते हैं। अब कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन वो फ़न है जो हमें ये सिखाता है कि गुस्से, गलतफहमियों और दबाव के बावजूद भी आप बातचीत का दरवाज़ा खुला रखना कैसे मुमकिन कर सकते हैं। और ये टेक्निक्स ना सिर्फ हमारे ताल्लुकात को मजबूत बनाती हैं, बल्कि हमें ज़्यादा बाशऊर, हमदर्द और मौसर इंसान भी बनाती हैं। अब मौसर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन ना सिर्फ मसले को ख़त्म करती हैं, बल्कि एतमाद, एहतराम और ताल्लुकात में गहराई भी पैदा करती हैं। तो इस हवाले से आज हमने जानना है कि ये किस तरह किया जा सकता है, बिकॉज़ हर घर में, हर रिश्ते में जो है ना कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, इख्तलाफात आते हैं, एक बंदा दूसरे बंदे से अलग एक सोच रखता है, तो हमने अपनी सोच किसी और के ऊपर थोपनी नहीं होती है, अपनी सोच का इजहार करना होता है। नेक्स्ट पर्सन उसको किस तरह लेकर चल रहा है, वो आपके इख्तलाफ के, वो जो आपकी बात है उसके साथ इख्तलाफ कर रहा है, या फिर
उसके साथ एग्री कर रहा है, ये बड़ा ज़रूरी है। और इसको आपने लेना कैसे है, मतलब अगर कोई इख्तलाफ आपकी बात से करे तो आपने उसको एक्सेप्ट कैसे करना है, ये भी बड़ा ज़रूरी है सीखना। तो इस पर बात करने के लिए मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माइंड इंजीनियर हैं, उनसे बात करते हैं। मोहम्मद अली साहब, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? थैंक यू वेरी मच, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। मोहम्मद अली साहब, किसी भी तनाज़े में जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं हमारी ज़िंदगियों में, ऐसा कोई बंदा नहीं, ऐसा कोई शख्स नहीं है जिसकी ज़िंदगी में इख्तलाफात नहीं पाए जाते होंगे। तो किसी भी तनाज़े में एक जज्बात का एलिमेंट और हक़ाइक़, इन दोनों को अलग करना कितना ज़रूरी और कैसे किया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने जो आखिरी लफ्ज़ बोला ना, मैं उससे शुरू करूँगा। आपने कहा हक़ाइक़। हाँ। हक़ाइक़ अकॉर्डिंग टू whom? मेरा 6 आपका 9 है, राइट? और आपका 6 मेरा 9 है। एग्जैक्टली। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम समझते हैं कि हमें सब पता है। जब मुझे सब पता है तो फिर मेरी ही बात सच है, मेरी ही बात हकीकत है, मेरी ही बात जो है वो वज़न रखेगी। आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है। ठीक है। अब मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं कहूँ आपको क्या पता प्रोग्राम कैसे करते हैं? आपको पता है आप बैठे हुए सारे ला रही हैं, कितना गलत कर रही हैं आप। अब ये मेरे मुताबिक है ना भाई, मेरे मुताबिक ये सही है या मेरे मुताबिक ये गलत है। तो हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स पहले हम, रेजोल्यूशन तो सेकंड स्टेज है ना, पहले देखना कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज क्यों होते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होने की सबसे बड़ी वजह ये होती है कि हम अपने पर्सपेक्टिव से देखते हैं। ठीक है। हर चीज़ को मैं, आपके मुंह से जब एक लफ्ज़ निकलता है ना, मसलन आपने ठीक है बोला, ठीक, इस एक ठीक है के पीछे आपको पता है आपके लाशऊर में, मैं ब्रेन की बात नहीं अभी कर रहा हूँ, आपके लाशऊर में तकरीबन 17 प्रोसेसेस काम कर रहे हैं। उसके बाद ये लफ्ज़ आपने मुंह से निकाला है। ठीक है। जिसमें आपकी परसेप्शंस हैं, आपके वैल्यूज़ हैं, आपके बिलीव्स हैं, आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं। ठीक है। और इस तरह बेतहाशा हैं, आपकी एप्रीहेंशंस हैं। ठीक है। इतनी सारी चीज़ें हैं, वो मिलकर उसके बाद आपका ब्रेन वो लफ्ज़ निकालता है। वाओ। अब अगर आपको वो जो कुछ गुजरा होता है, ठीक है, मतलब मैं इसके बारे में अक्सर लोगों से एक सवाल पूछता हूँ, ये कौन सा रंग आपके ख्याल से? काला। मेरी और आपकी एक शर्त लग जाए, ये पिंक है। ठीक है। आप शर्त लगाइए, 10-10 लाख की शर्त लगाते हैं, मैं मुझे पता मैं जीत जाऊंगा। क्यों बोला? क्यों? ये जब आप पैदा हुई थी आपको पता था ये काला है? नहीं। 1 साल की थी आपको पता है ये काला है? नहीं। 2 साल में पता चल जाता, शायद अभी कंफर्म नहीं है। ठीक है, अभी भी मिक्स होता है जी। लेकिन 3-4 साल में जाके, अच्छा वो कैसे पता चला ये काला है? किसी ने बताया इसलिए। अगर उसने उस वक्त बताया होता कि ये पिंक है, ये पिंक होता तो हमारे लिए पिंक होता। आज हमारी बहस पिंक पे हो रही होती। नंबर 1। नंबर 2, ये दुनिया का हर रंग है बट काला नहीं है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू साइंस, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन की जो साइंस है, इसमें हर रंग जज्ब हो गया है, काला जज्ब नहीं हुआ, इसलिए हमें काला नजर आ रहा है। क्या बात है। तो हम इंसान भी ऐसे हैं, हम में हर रंग मौजूद है। जो रंग मैं आपको दिखाना चाहूंगा वो रंग मैं इसको नहीं दिखाना चाहूंगा, वो रंग मैं उसको नहीं दिखाना चाहूंगा। मैं बॉस के सामने, वो हमारे एक दोस्त भी हैं और शेख हैं, शेख आसिफ ईरानी, उनका एक जुमला में बड़ा मैंने वो क्या कहते हैं वो क्या कर दिया हुआ है। उनसे मैंने कहा सर जी शेख साहब ये मेरा कॉपीराइट है। ठीक है। वो कहते हैं कि हम घर के अंदर फिरौन और घर से बाहर मूसा हैं। ठीक है। तो जो रंग हम दिखाना चाहते हैं वो रंग हमें सामने आता है। जब अच्छा वो रंग, चूंकि हम घर के अंदर फिरौन हैं, सही है, ठीक है, तो हम फिरौनियत ही के रंग देखते हैं। और घर से बाहर मेरे जूनियर के लिए मैं फिर फिरौन हूँ, सीनियर के लिए मैं मूसा हूँ। कि जैसे आप कहेंगे सर वैसे ही होगा। ऐसे ही है बिल्कुल। तो जब हम ये काम कर रहे हैं तो ये वो वजूहात है जिनकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं। अभी हमने सिर्फ उसकी बेसिक बिल्कुल ऐसा ही है, एक बेस टच की है अभी हमने। ठीक है। अच्छा, अब होता ये है, जिस तरह प्रोक्रेस्टिनेशन है ना, उसके बारे में न्यूरो साइंस ये कहती है कि अगर आप 5 सेकंड के अंदर अंदर जो आपके माइंड में काम करने की थॉट आई है आपने कर ली तो आप कर जाएंगे। जब ओनली 5 सेकंड्स टू रिस्पॉन्ड। ओके, ठीक है। ओके। अगर वो 6 सेकंड हो गया है तो आपका ब्रेन 100 रीजंस ढूंढेगा नॉट टू डू, नेग्लेक्ट करते हुए, नॉट टू डू दैट। इसी तरह कॉन्फ्लिक्ट्स में यू हैव गॉट 7 to 11 seconds 7 to 11 seconds ओके, टू रिस्पॉन्ड एंड टू रिएक्ट, बोथ केसेस में। ठीक है। आपके अगर आप आइडियली 11 seconds इज द राइट टाइम। ठीक है।
आपने अगर 11 सेकंड के अंदर अंदर रिस्पॉन्ड किया तो आप हमेशा इमोशन से रिस्पॉन्ड करेंगे, अच्छा, आप रैशनल रिस्पॉन्स नहीं दे पाएंगे। ठीक है, ठीक है, आपका पहला रिस्पॉन्स होगा ईगोइस्टिक, मैं जो कह रहा हूँ एग्जैक्टली, हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ तो मैं हरफ आखिर हूँ। सही है, अब वो जो, क्योंकि हम रिएक्ट करते हैं, हम रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, बिल्कुल। सो जो विद इन 11 सेकंड्स वो रिएक्शन होगा। अगर आपने 11 सेकंड गुजार दिए, अच्छा एंगर मैनेजमेंट में भी यही मैं बताता हूँ, सही है, ठीक है, कि आपने वो 11 सेकंड गुजार लिए तो आपका ब्रेन रैशनल थिंकिंग में चला जाता है। गेम इतनी सी है, 11 सेकंड्स की बात है सिर्फ, 11 सेकंड्स की बात है, वो 11 सेकंड गुजारना मुश्किल हो जाता है क्योंकि हमारी दुम पे पैर आता है। हाँ, सही कह रहे हैं, जब भी हम दुम पे पैर आएगा तो वो तो तकलीफ होनी है। और वो दुम क्यों है? क्योंकि मेरे पास्ट एक्सपीरियंस में मुझे पता था कि भाई वो आप में ना हमारे अक्सर होता है कि रिश्ते आ जाए ना तो कहते हैं वो नहीं जी नहीं, इस घर से तो जब आज से 3 नस्लें पहले जब रिश्ता आया था ना तो उस औरत ने हमारी पूरी नस्ल बर्बाद कर दी, या उस बंदे ने हमारा पूरा खानदान तोड़ दिया। ठीक, वो भाई 3 नस्लें पहले या 2 नस्लें पहले या इवन 1 नस्ल पहले या इवन आपकी नस्ल में भी, past is never equal to future. Exactly, true. It is the present that will determine your future. True, that's true. So ये अच्छा ये चीज़ जो है ना, ये बड़ी, ये जो मैंने अभी आपसे फॉर एग्जांपल 5 सेकंड वाली बात की है कि प्रोक्रेस्टिनेशन के हवाले से भी, ये इस्लाम में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि जैसे नेकी का इरादा, किसी काम का इरादा करो उसी वक्त उसको कर दो, परफॉर्म करो। ठीक है, आज न्यूरो साइंस ये प्रूव कर रही है। ठीक है, इसी तरह गुस्से में क्या हदीस है, खड़े हो तो बैठ जाओ, पहले पानी पियो, पानी पियो, बैठ जाओ, बैठे हो तो लेट जाओ। ये क्या हो रहा है? 11 सेकंड्स बाई हो रहे हैं। हाँ, सही है। मतलब हमें नौज़बिल्लाह मिन ज़ालिक हम उनको मानते हैं, समझ नहीं पा रहे होते हैं, हम उनको मानते हैं ना, हम उनकी नहीं मानते, क्योंकि हमें साइंस से मनवाती है। हाँ, अब हम कहते हो साइंस तो ये सेम वही चीज़ें कह रही है जो हमारा इस्लाम कहता है, तो हमने पहले इस्लाम को अच्छे तरीके से समझा ही नहीं है, पढ़ा ही नहीं है, तो हम कहते हैं साइंस अब वो चीज़ें बोल रही है। इतनी आसानी से मोहम्मद अली साहब ने इन चीज़ों को इतना ब्यूटीफुली हमारे साथ एक्सप्लेन किया, आप लोगों के साथ बताया है कि किस तरह आप किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 11 सेकेंड की बात है, अगर आप उस 11 सेकेंड पर काबू पाना शुरू कर दें तो क्या ही बात है, ये सारे लड़ाई झगड़े, प्रॉब्लम्स, इख्तलाफात ख़त्म हो जाएंगी। और अगर आप ये 11 सेकेंड को नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं तो फिर आपको पता है कि क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस हमें फेस करने पड़ सकते हैं। मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद है, माइंड इंजीनियर हैं। मोहम्मद अली साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर कमिंग। ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। और जनाब, जिस बिल का मैंने अपने प्रोग्राम के आगाज़ में ही बात की थी, अब उसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने घरेलू तशद्दुद और घरेलू सतह पर होने वाली ज़हनी, नफ्सियाती और मुआशी ज़्यादतियों के तदारुक के लिए एक अहम कदम उठाते हुए डोमेस्टिक वायलेंस बिल 2025 मंजूर कर लिया है। अब इस कानून का मकसद है बीवी, बच्चों, बुजुर्गों, माजूर अफराद और घर में रहने वाले तमाम अफराद को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना। बिल में गाली देना, किसी को धमकाना, हरासा करना, प्राइवेसी पामाल करना और इवन दो के मुआशी या जिनसी इस्तेहसाल जैसे अमाल को भी काबिले सज़ा जुर्म करार दिया गया है। अब ये कानून पाकिस्तान में ख़ानदान के हर फ़र्द की इज़्ज़त, उसके वक़ार, उसके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की तरफ एक अहम पेशरफ्त समझा जा रहा है। तो आज के प्रोग्राम में हम इसी मौजू पर बात करने जा रहे हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस बिल 2025 का बुनियादी मकसद क्या है और इसमें मज़ीद क्या क्या चीज़ें जो है ना उसको भी डिस्कस करेंगे। और उस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है एडवोकेट अली खलील हैं, लॉ एक्सपर्ट हैं। उनसे बात करते हैं। अली, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आप खैरियत से? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। अली, ये जो इस बिल आया है कौमी असम्बली में, डोमेस्टिक वायलेंस बिल 2025 मंजूर हो गया है, आपको क्या लगता है कि ये बिल कितना मौसर है और अगर इसके ऊपर बात की जाए इसके इक़दामात के ऊपर तो वो कितने मौसर साबित होंगी? अच्छा, देखिए कि इसको इस तरह का बिल जो सबसे पहले पाकिस्तान में मुतारिफ करवाया गया वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने मुतारिफ करवाया था आज से 10-12 साल पहले। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने फेडरल सतह के ऊपर इसको आल-2 के मुतारिफ करवाया और इसकी ज़रूरत 20 थी जी। और जहाँ तक इसके कैनवस की बात करते हैं, मैं ये समझता हूँ कि इसमें जो अच्छी चीज़ है
वो ये है कि इसका कैनवस बहुत वसी है। लाइक इसमें जस्ट बीवी बच्चों को नहीं, मतलब शोहर को भी तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। फिर उसके बाद जो मेन चीज़ थी, एक ही घर के अंदर अगर कोई ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाला कोई फ़र्द है उसको भी तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। फिर स्पेसिफिकली बुजुर्गों को इसमें अलहदा कर दिया गया ताकि कल को ये ना कहेंगे मियाँ बीवी फॉल नहीं करते, बुजुर्गों को अलहदा किया गया। फिर जो बच्चों में स्टेप जो चिल्ड्रन घर में मौजूद है उनको भी इसमें कवर अप कर दिया गया। तो इस तरह से एक घर में रहते हुए जितने ह्यूमन बींग्स वहाँ पे मौजूद हैं उन तमाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर दिया, बड़े खूबसूरती से किया गया और उनको हर तरह के वो एस्पेक्ट्स जो इससे पहले कानून कवर नहीं करता था, लाइक मेंटल टॉर्चर्स को कवर नहीं करता था, धमकाने को कवर नहीं करता था, उसके बाद फाइनेंशियल कोई इश्यूज आते हैं उनको कवर नहीं करता था एक घर में रहते हुए, लेकिन अब उन तमाम को कवर अप करने के लिए मैं समझता हूँ कि ये एक मौसर कानून इसको ये एक मौसर जो कानून है वो लेकर आया गया है। चलिए, जिस तरह हमने बात की है कि सबसे पहले सिंध गवर्नमेंट ने ये बिल लेकर आया गया था सिंध असम्बली में, तो उसी वाले से मज़ीद बात कर लेते हैं। मिस शर्मिला फारूकी साहिबा ने हमें जो है ना वो ज्वाइन किया है। डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन का बिल जो है वो सिंध असेंबली में 2013 में पास हुआ था, लेकिन ये बिल जो कौमी असेंबली से भी पास हुआ है सिर्फ ख़वातीन तक महदूद नहीं है। इसमें बच्चे भी शामिल हैं, इसमें मर्द हजरात भी शामिल हैं, इसमें ट्रांसजेंडर भी शामिल हैं, इसमें घर के बूढ़े अफराद भी शामिल हैं, डिफरेंटली एबल्ड लोग भी शामिल हैं और कोई भी वल्नरेबल लोग इस जाविये में आते हैं जिनका किसी न किसी तरीके से ताल्लुक़ है उस घर में रहते हुए, चाहे भाभी हो, बहनोई हो, कोई भी हो। एक घर में तो बहुत सारे लोग रह सकते हैं ना, और उनके मुख्तलिफ ताल्लुकात हो सकते हैं। इस बिल में हमने प्रोटेक्शन भी दी है, प्रिवेंशन भी दी है, और सबसे अहम चीज़ जो मेरी नज़र में है वो ये है कि हमने इसके अंदर जो एक जहनी तशद्दुद जो किया जाता है उसको हमने अब इसको क्रिमिनलाइज किया है। दूसरा सेक्शुअल अब्यूज़, तीसरा इकोनॉमिक जो आपको माशी तौर पे आपका तशद्दुद किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल घर में अगर कोई बूढ़े अफराद हैं या ज़ईफ़ माँ बाप हैं, आप उनकी मेडिकल एक्सपेंसेस नहीं दे रहे हैं या आप उनको सही तरीके से उनकी देखभाल नहीं कर रहे, तो वो भी एक तशद्दुद के ज़िम्रे में अब आता है। उसके लिए आपके पास कानून में अब ये गुंजाइश है कि आप या आपका कोई ऑथराइज्ड शख्स अदालत में दरख्वास्त दे सकता है और 7 दिन के अंदर अंदर अदालत ने उसको पहली हाज़िरी के लिए बुलाना है। प्रोटेक्शन ऑफिसर्स हैं, विजिलेंस कमेटीज़ हैं, डिवीज़न लेवल के ऊपर जिन्होंने आगाही भी देनी है और बताना भी है कि आपके क्या राइट्स हैं, और इसमें प्रोटेक्शन का जो एक मेकैनिज़म बनाया है वो बहुत हमने स्ट्रेंथन किया है। क्योंकि देखिए अक्सर जो शख्स जिसके साथ ज़्यादती होती है वो अक्सर इस कंडीशन में नहीं होता या इस पोजीशन में नहीं होता कि वो जाके अपने हक़ के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाए। तो ऐसे माहौल के अंदर हमने ये भी ऑप्शन दिया है कि अगर वो नहीं जा सकता या जा सकती तो फिर उसका ऑथराइज कोई शख्स जाए। ठीक है। अच्छा, दूसरा शर्मिला साहिबा ये भी बता दें हमें, पाकिस्तान जैसे माशरे में जहाँ पर बहुत सारे हम देखते हैं कि इस तरह की चीज़ें पाई जा रही होती हैं, बहुत सारे केसेस भी पाए जा रहे होते हैं डोमेस्टिक वायलेंस के, बच्चों के ऊपर हो रहा होता है, बीवी के ऊपर, घर के बुजुर्गों के ऊपर हो रहा होता है। अब ये बिल तो आ गया है विच इज़ वेरी गुड कि इसके ऊपर आवाज़ उठाई जा रही है कौमी असम्बली में भी, और इसको एक बिल के सूरत में लेकर आया गया, मंजूर भी कर लिया गया है। अब इसके निफाज के ऊपर भी थोड़ा सा हमें बता दें, बिकॉज बहुत सारे बिल आ जाते हैं बट जब वो उसके ऊपर अमल दरामद की बारी आ जाती है तो तब कहीं ना कहीं हम निगेट कर देते हैं उन चीज़ों को। तो इसके निफाज में या इसमें जो शिकें रखी गई हैं उसमें किस तरह इम्प्लीमेंटेशन कराई जाएगी पाकिस्तानी जैसे मुआशरे में, आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा? देखिए, पाकिस्तानी माशरे में तो माशी तशद्दुद का तस्वर भी बड़ा मुश्किल है। पाकिस्तानी माशरे के अंदर तो जहनी तशद्दुद का भी जो एक कॉन्सेप्ट है वो बहुत मुश्किल है, लोग इसे एक्सेप्ट ही नहीं करते जी। कहते हैं कि जी अगर मर्द जो है अगर अपनी बीवी पे कभी गुस्से में चिल्ला देता है तो उसको क्यों क्रिमिनलाइज किया जा रहा है, ये तो उसका हक है। ये हक नहीं है। या अगर आपके घर में बूढ़े माँ बाप हैं और आपकी बहू उनके ऊपर ज्यादती करती है जहनी तौर के ऊपर या माशी तौर के ऊपर, तो अब ये जुर्म है। ये एक आपका जो घर होता है ना वो आपकी सेफ स्पेस होती है जहां आप अपने आप को महफूज समझें। हमारा काम एज लेजिस्लेटर्स यहाँ ख़त्म नहीं होता कि हम कानून बना के छोड़ दें, हमारा काम ये भी है कि हम लोगों में आगाही पहुंचाएं। हमारा काम ये भी है
कि हम इस कानून की अमल दरामद के अंदर अपना किरदार अदा करें, हम भी अदालतों का दरवाज़ा खटखटाएं। बात यह है कि देखिए पहले तो ये कानून था ही नहीं, अभी भी ये कानून इस वक्त पूरा नहीं बना क्योंकि अभी ये सेनेट में जाएगा। और मेरी दरख्वास्त है आपके चैनल के तवसत से कि सेनेट में हर शख्स जो बैठा हुआ है, अगर वो अपनी जिम्मेदारी समझता है कि इस मुल्क में जो घर में लोग रहते हैं, औरत, बच्चे, मर्द, ट्रांसजेंडर, जो भी लोग रहते हैं, उनको अगर आपने तहफ़्फ़ुज़ पहुंचाना है तो ये बिल आपने ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के साथ पास करवाना है ताकि ये कानून की शक्ल इख्तियार करे। और मैं समझती हूँ कि देखिए जब कानून ही नहीं होता जी, अगर एक जुर्म ही नहीं है कानून के ज़मरे के अंदर तो आप कहाँ जाएं। अच्छा लेकिन अब अगर ये एक जुर्म बन गया है, हाँ, अच्छा इसमें बहुत सारी शिकें हैं। जिस तरह ये भी एक शिक रखी गई है कि अगर एक खातून जो बहू घर में आती है और वो घर वालों के साथ, वो लड़के के घर वालों के साथ नहीं रहना चाहती है, उसको पसंद नहीं है उनके साथ रहना, तो उसको भी जुर्म करार दिया गया है। अब हमारी सोसाइटी में कुछ रिवायात है, कुछ कल्चर है, जॉइंट फैमिली सिस्टम को, ऐसी इस तरह की शिक भी है उसके अंदर। आप इससे किसी और जाविये में लेके जा रही हैं, पसंद नापसंद नहीं, मैं वही बात करना चाह रही हूँ ना कि इसके ऊपर भी थोड़ा सा बता दे, बिकॉज लोग इसको फिर गलत इंटरप्रिटेट करेंगे और वो कहेंगे कि शायद इस वजह से ये चीजें, और हमें ये फिर इख्तियार करना चाहिए ये रास्ता। नहीं जी, गलत बिल्कुल इंटरप्रेट नहीं कर रहे हैं। और इसमें ऐसी कोई शिक नहीं है कि अगर कोई बहू जो है एक जॉइंट फैमिली में आती है और उसको पसंद नहीं है अपने इन लॉज के साथ रहना तो ये तशद्दुद कहलाया जाएगा, ऐसी बात नहीं है। हाँ, अगर उस बहू के ऊपर ज्यादती की जाती है जिस्मानी तौर के ऊपर, या उसको मेंटल टॉर्चर दिया जाता है, या किसी वजह से अगर वो हामला नहीं हो सकती है और उसको ताने दिए जाते हैं, तो फिर ये क्रिमिनलाइज है, ये इस ज़मरे में आता है। ठीक है। मेरा ख्याल है कि अगर बिल पढ़ लें तो आपकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें आपकी वजाहत हो जाएगी, और लोग जो इस बिल को पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल समझ रहे हैं कि क्या है और इसके क्या नुकात हैं और किस तरीके से इसमें प्रोटेक्शन और प्रिवेंशन की शिकें दी गई हैं। ठीक है। और इसमें आपको क्या लगता है कि किस तरह के चैलेंजेस आ सकते हैं इस बिल के हवाले से? लोगों में अवेयरनेस कितनी पहुंचानी चाहिए? बिकॉज अगर कोई भी हम बिल लेकर आ रहे हैं उससे पहले उसकी आगाही लोगों तक पहुंचाना कितना ज़रूरी है? देखिए, ये बिल कोई रातों रात तो नहीं आया, इस पे डिस्कशंस हुए हैं। डोमेस्टिक वायलेंस एक बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान के अंदर। आपको मालूम होगा कि यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक हर तीसरी औरत तशद्दुद का किसी न किसी तरीके से निशाना बनती है अपनी ज़िंदगी में। और जो स्टेटिस्टिक्स हैं वो बहुत ही तकलीफ दे हैं, जो हम अगर पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों के उठा के देखें तो ये इशू है। तो लोग समझते हैं कि इस इशू, ये जो ख़वातीन पे तशद्दुद का इशू है, इसको कम होना चाहिए, इसके अंदर बेहतरी आनी चाहिए, लोगों को सज़ाएं मिलनी चाहिए और लोगों में डेटरेंस होनी चाहिए। मैम एक मेरी रिक्वेस्ट है कि आपने समिति कि इसमें कुछ लूप होल्स ऐसे हैं एविडेंस के एतबार से, लाइक एक साइकोलॉजिकल जो अब्यूज़ है उसको शामिल किया गया। अब उसको वो थ्रू एविडेंस साबित कैसे करना है, प्रूफ कैसे करना है, थोड़ा सा मुश्किल है। तो अगर हम इसको क्लियर कर ले तो थोड़ा सा इवन फॉर साइकोलॉजिकल अब्यूज और इवन फॉर जिसे कहते हैं ना, अगर कोई आपका हस्बैंड आपको मेंटल टॉर्चर दे रहा है या ताने दे रहा है, तो इसके कोई रिटन एविडेंस नहीं होते, प्राइमरी एविडेंस नहीं होगा, इसके सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होंगे। जो अग्रीव पार्टी है और जो अब्यूज़र है वो दोनों अदालत में इसको कंटेस्ट तो करेंगे, कंटेस्ट तो होगा, लेकिन आगे फिर अदालतों का काम है। मुझे खुशी इस बात की हुई कि पिछले दिनों जो जस्टिस आयशा जो जज साहिबा हैं, उनका एक जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि मेंटल टॉर्चर इज़ ऑल्सो अ वैलिड रीज़न फॉर डिवोर्स। सो इस चीज़ को अब एक्सेप्ट किया जा रहा है अदालतों के ना, लोग समझ रहे हैं। देखिए, इनका कोई ये तो नहीं है कि मुझे तनख्वाह नहीं दी गई तो मेरे पास रिकॉर्ड है, मेरी तनख्वाह नहीं आई इस महीने अकाउंट के अंदर, ये तो कभी भी नहीं होगा ना सेक्सुअल अब्यूज़ का होगा, ना मेंटल टॉर्चर का होगा, ना साइकोलॉजिकल अब्यूज़ का होगा। यू डोंट हैव हार्ड एविडेंशरी वैल्यू फॉर दैट, लेकिन आपके पास सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होगा। आप जाएंगी, कंटेस्ट करेंगी ना अदालत में, जिसके साथ ये होगा कंटेस्ट तो होगा ना, केस दोनों पार्टीज को बुलाया जाएगा। और फिर अदालत का काम यहाँ पर आ जाता है कि अगर अदालत इज सेटिस्फाइड कि ये शख्स सही बोला, ये तो अदालतों का काम है फैसला करना सही कौन है गलत कौन है। हमने सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे देखा है लोगों को फांसी दे दी जाती है, हार्ड एविडेंस नहीं होता। तो यहाँ पर तो किसी को प्रोटेक्शन देनी है, किसी को कॉम्पनसेशन देनी है, तो आई एम श्योर अदालतें जो हैं अपनी ग्रेटर विजडम यूज़ करेंगी और इसमें
जो अब्यूज़र है उसके हक में फैसले आएंगे। मैम सर्कमस्टांशियल जो एविडेंस है चलो उन पे तो हम कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं समझती कि उससे कोर्ट्स के कैंप पे भी अगर हम नहीं जाते, हम उससे पहले रहते हैं जब रिपोर्ट होगा कंसर्न पुलिस स्टेशन में, तो अलग से पुलिस स्टेशन कायम करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ डेस्क सेपरेट कर दें तो उन्हीं रिसोर्सेज के अंदर रहते हुए हम इसको बेहतर कर सकते हैं। आई कंप्लीटली एग्री टू दिस। उसमें डेस्क कायम करना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये तो फिर रूल्स ऑफ बिजनेस जब बनेंगे तो उसके अंदर ये चीजें इनकॉर्पोरेट हो जाएंगी। लेकिन ना कानून जब पास होता है और जब उस कानून की आप वकील हैं, आप समझते हैं इन चीज़ों को, जब रूल्स ऑफ बिजनेस बनते हैं तो उसके अंदर ये चीज़ें डाली जा सकती हैं। ठीक है, मतलब अभी तो सेनेट से ये बिल मंजूर होने उसके बाद ये एक्ट की शक्ल आएगा। शर्मिला फारूकी साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मैम कि आपने हमें टाइम दिया और इस बिल के बारे में डिटेल में हमें बताया कि इसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद है और किस तरह जो घर के लोग हैं, ख़वातीन हैं, बच्चे बुज़ुर्ग हैं, उस घर में जो भी लोग रहते हैं और अगर उनके ऊपर ज़हनी तशद्दुद या जिस्मानी तशद्दुद किया जा रहा है तो उनको किस तरह प्रोटेक्शन मिलने वाली है इस बिल के थ्रू। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा बिल है और इसके ऊपर जितनी अवेयरनेस लोगों को भी होनी चाहिए, फिर ही इसकी इम्प्लीमेंटेशन में बेहतरी आएगी ना, और तभी जाके इसका फ़ायदा भी हमें, आपको और जो इससे कंसर्न पर्सन्स हैं या जो लेकर आए हैं ये बिल, उनको भी इसका फ़ायदा होगा। सिर्फ एक मैं पॉइंट ऐड कर दूं कि अभी बहुत से लोग हो सकता है इस पे उठे और वो कहें जी कि ये तो सिर्फ ख़वातीन की दोबारा से हो रहा है, तो इसकी मैं दोबारा से वो बात रिपीट करता हूँ कि सबसे खूबसूरती है कि इसमें तमाम जेंडर नहीं रखा जेंडर बेस ये बिल तमाम घर के अफराद इसमें शामिल हैं। इसमें अफराद शामिल हो सकते हैं, वो बुजुर्ग जो है आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, उसमें आपका भाई हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ये जेंडर बेस्ड बिल नहीं है, सिर्फ ये अपने दिमाग से आप निकाल दें। हमें अली खलील ने जो कि एडवोकेट हैं उन्होंने भी ज्वाइन किया था। अली, थैंक यू सो मच कि आप आए इसके ऊपर बात की। जनाब, अब कुछ कॉर्पोरेट सेक्टर के हवाले से बात करते हैं और आज हमने टॉक्सिक बॉस के हवाले से बात करनी है कि उनसे हमने कैसे जो है ना निमटना होता है या फिर उनसे कैसे जान छुड़वानी होती है। बहुत से लोग जो है ना इससे रिलेट करेंगे आज के इस टॉपिक के साथ। तो इस पर बात करने के लिए अहमद फवाद साहब मौजूद हैं हमारे साथ, कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं, उनसे बात करते हैं। फवाद साहब, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? थैंक यू, आई एम गुड। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। आज तो आपने सबके दिल का पसंदीदा टॉपिक लिया है, टॉक्सिक बॉस। टॉक्सिक बॉस, ये बहुत सारे लोगों के दिल के करीब चला गया। एग्जैक्टली, बहुत सारे लोगों के दिल के करीब है ये वाला, हत्ता कि उनके भी जो खुद टॉक्सिक बॉसेस हैं। एग्जैक्टली। अच्छा बताएं, अब टॉक्सिक बॉस को हम जो कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज हैं वो किस तरह हैंडल कर सकते हैं या करें हैंडल? देखिए, पहली बात तो ये है कि टॉक्सिक बॉसेस जो हैं, मैं एक दो चीज़ें आपसे शेयर कर देता हूँ कि पाकिस्तान में रिसेंटली एक स्टडी हुई है, 58% एम्प्लॉयज़ टॉक्सिक बॉसेस की वजह से छोड़ के जाते हैं। 58%, यानी 42% रिज़ाइन अपनी किसी नई अपॉर्चुनिटी के लिए या किसी और वजह से करते हैं। 42 है जो कि वो नंबर है जिसमें बहुत सारी वजूहात शामिल हैं। ठीक है, पर्सनल प्रेफरेंसेस हो सकती हैं, फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, चेंज हो सकता है, कहीं बाहर चले गए वगैरह वगैरह, ये सब मिलकर 42 है। 58% है टॉक्सिक बॉसेस की वजह से। तो हम इस प्रोग्राम में कई बार ये डिस्कस कर चुके हैं कि पीपल ज्वाइन ऑर्गेनाइजेशंस एंड लीव बॉसेस, लीव मैनेजर्स। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस टॉपिक। क्यों हमें वी मस्ट टॉक मोर अबाउट दिस पर्टिकुलर स्टफ। तो हमें करना क्या चाहिए? सबसे पहली बात यह है कि जब आप ज्वाइन करें तो मैं हमेशा कहता हूँ, मेरी अपनी कंपनी में लोग आते हैं, जब ज्वाइन करते हैं तो वो बड़ी हाई एक्सपेक्टेशंस के साथ आते हैं और हाई एनर्जी के साथ आते हैं, चाहे वो किसी भी लेवल पर हो। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं कोशिश करूँगा आपकी एक्सपेक्टेशंस को सबसे पहले रैशनलाइज किया जाए, हकीकत के करीब तरीन रखा जाए, बजाय इसके कि आपको ये बताया जाए कि दिस इज़ एन अमेजिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड यू टू आर अमेजिंग एंड आई एम ग्रेट और हम मिलके बहुत कुछ कर लेंगे। तो रैशनलाइज करें सबसे पहले अपनी एक्सपेक्टेशन को कि जो बॉस है वो बॉस ही है, उसका काम लेना है, बुरा या भला एक सेकेंडरी चीज़ है, उसका काम है आपको मैनेज करना और आपसे वो काम लेना जिसके लिए आपको हायर किया गया है। तो इस एक्सपेक्टेशन के साथ ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करें, बजाय इसके कि अपने दिल में आप ये चीज़ रखें कि मैं सबको आउट परफॉर्म कर दूंगा या मैं छा जाऊंगा या मैं वगैरह वगैरह वगैरह, ये सारा कुछ। तो पहला स्टेप तो ये है टॉक्सिक बॉसेस के साथ आपने कंपनी ज्वाइन करते हुए जो भी। अच्छा, दूसरी ये चीज़ है कि आपको रैशनलाइज, जैसे मैंने कहा, करना है। अंडरस्टैंड दैट ही टू इज़ अ ह्यूमन, उसकी अपनी एक लर्निंग कर्व है। एवरी बॉस इज़ नॉट टॉक्सिक बॉस। मैंने देखा है कई दफ़ा, हम खुद भी जब दोस्तों से डिस्कशन करते हैं, एम्प्लॉयज़ के इंटरव्यूज़ वगैरह कर रहे होते हैं, तो पता चलता है कि बॉस टॉक्सिक नहीं था, ही वॉज अ टफ बॉस। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू। टफ एंड टॉक्सिक, यस। टफ बॉस और होता है, टफ बॉस के साथ काम करके आप लर्न करते हैं। वो आपको ट्रेड्स क्या हैं टफ के और टॉक्सिक के?
देखें बड़ी सादा और बहुत बड़ी वजह एक दो चीज़ें हैं। नंबर 1 ये आपको जो टफ बॉस है ना वो आपको टास्क तो ऐसे दे रहा है जो कि अपेरेंटली आपको लग रहा है कि अनअचीवेबल है या मुश्किल है, बट ही हैज़ हिस्ट्री ऑफ अचीविंग देम, ही नोज इट के कैसे हो सकता है। इफ़ नॉट हिस्ट्री उसको पता है क्या है। तो व्हेन यू आस्क हिम कि सर ये कैसे होगा, ही टेल्स यू। Okay. He's a tough boss, but he is open to feedback. ठीक है. He tells you how can you achieve it. Okay. कि ये ऐसे होगा, ऐसे हो सकता है, इंडस्ट्री डायनेमिक्स ये हैं, किसी कंपेटिटर ने अचीव किया हो तो ऐसा किया है, इंटरनेशनली ये हो चुका है, तो he'll tell you, guide you कि ये सारा कुछ इस तरह से मुमकिन है जो तुम्हें नामुमकिन लग रहा है। सो ही इज अ टफ बॉस, और वो पीछे नहीं हटता कि जो टास्क मैंने दिया ये इम्पॉसिबल नहीं है, सही है, क्योंकि वो आपका भी पोटेंशियल देख के आपको दे रहा है, राइट। एंड अल्टीमेटली विद 3, 4, 5 अटेम्प्ट्स आपको जब लगता है कि मैंने अचीव कर लिया है, फिर आपको अंदाजा होता है कि ही इज अ टफ बॉस एंड ही वाज जेन्युइनली राइट। सही है, ही इज नॉट टॉक्सिक अगर वो आपको पुश कर रहा है। नंबर 2, ही इज कॉन्स्टेंटली गिविंग यू फीडबैक। ओके, फीडबैक का मतलब वो फीडबैक नहीं है जो हमारे यहाँ राइज है कि आपने लोगों में खड़े होकर उसकी इंसल्ट कर दी, बदतमीजी कर दी और फिर कहा कि ये फीडबैक है, ऐसा नहीं है। वो 1 to 1 आपसे डिस्कस कर रहा है कि आपने ये जो टास्क हमने डिस्कस किया था, लेट्स से 3 महीने में अचीव करना था, 10 दिनों में आप यहाँ पे खड़े हैं तो आगे मुश्किल होगा, उसके लिए ये 2-3 चेंजेस करें, ये 2-3 स्ट्रेटजीज इंप्लीमेंट करें, यहाँ पे आपको इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, और ये 1 to 1 हो। और अगर किसी के सामने भी है तो चंद एक चीज़ें टीम वाइज हों, एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, इंसल्ट नहीं है। सो टफ बॉस गिव्स यू गुड टारगेट्स, टफ टारगेट्स बट अचीवेबल, राइट, एंड ही गिव्स यू फीडबैक कि कैसे होगा, सही है, और कंसिस्टेंटली वो आपका एक ट्रैक मेंटेन किया है। जो टॉक्सिक बॉस है वो आपको टारगेट बगैर जस्टिफिकेशन के दे रहा है, हो सकता है कि टफ से नीचे ही हो, लेकिन वो जस्टिफिकेशन दे रहा है, वो कह रहा है कि ये करना है क्योंकि मैंने कह दिया। अब आप कहते हैं कैसे होगा, तो कहता है सवाल करते हो, तुम्हें पता नहीं है कैसे किया जाता है, जाओ जाके देखो कैसे होता है। एंड यू आर ऑलवेज टायर्ड, आपको उसके साथ मिलते हुए दिक्कत है कि यार ये तो हर वक्त गुस्से में है, ये बदतमीज़ है, ये फीडबैक भी लोगों में खड़े होकर देता है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट की का भी एहतराम नहीं करता, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट का, तो दैट इज़ अ टॉक्सिक बॉस। अच्छा, फीडबैक नहीं दे रहे, अपने आप को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं हर जगह पर, फिर आपका क्रेडिट ले रहे हैं आपकी परफॉर्मेंस का, काम आपने किया, और वो अच्छा मजे की बात है, जो फेवरेट बॉस है, सॉरी टफ बॉस है, वो तो दोनों जगहों पे मेंटेन कर रहा है रिलेशनशिप, टॉप मैनेजमेंट में भी अंडर, नीचे वाले में भी। जो टॉक्सिक है वो ऊपर बहुत अच्छा होगा, बिकॉज आपकी परफॉर्मेंस पे वो शो कर रहा है कि देखें मैंने ये भी अचीव कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। सो उसकी, इसलिए आपने इस चक्कर में नहीं रहना हमारे एनवायरनमेंट में, ख़ास तौर पे कि आप ऊपर जाएंगे तो बड़ा काम बेहतर हो जाएगा, आप यू नीड टू मैनेज दैट टॉक्सिक बॉस। चले, ये तो बड़ा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन आपने कर दिया है, लेकिन बॉस के किन रवैयों से एम्प्लॉयज़ ख़ास तौर पर मुश्किल में आ जाते हैं? देखें, चाहे कोई भी हो ना, बच्चों को भी अगर आप देख लें, आप उनकी बदतमीजी करेंगे ना उनके साथ, चाहे आप फादर हैं या भाई हैं बड़े, बच्चा हमेशा राइट लेफ्ट पे देखता है कि कोई देख तो नहीं रहा, तो जब आप किसी ग्रोन अप एम्प्लॉई के साथ बदतमीजी करते हैं और करते चले जाते हैं, तो हो सकता है उस जगह का एनवायरनमेंट हो गया हो, इसके लिए ट्यून हो गया हो कि सबकी बेइज्जती होती है, लेकिन इट रिमेन्स टॉक्सिक, इट इज़ टॉक्सिक, ये आपने बना दिया है, राइट। तो ये एक रवैया है, आप उसकी इंसल्ट नहीं कर सकते किसी की भी। अच्छे कॉर्पोरेट सेक्टर में वर्ल्ड वाइड जो बड़ी MNCs हैं, वहाँ पर तो टॉप मैनेजमेंट जो है, जो वेस्ट से मैनेजमेंट मेंटेन कर रही है, उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया हुआ होता है कि आप फीडबैक दे रहे होते हैं कि मेरा बॉस कहाँ कहाँ पे अनफेयर था, राइट। तो इनके साथ आपको ये देखना चाहिए सर। HR वीक है, इसी वजह से टॉक्सिक बॉस जो है ना वो उस ऑर्गेनाइजेशन को कह लें कि लेकर चल रहे हैं, या उनके खिलाफ कोई ऐसी चीज़ नहीं हो रही है। तो ये सारी जगह ऐसे ही होता है, या कोई ऐसा प्रोसेस है HR में जहाँ पर जाके आप टॉक्सिक बॉस की शिकायत कर सकते हैं? ये बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा। जहाँ पर आपको लगता है, आप देखें ओवरऑल जो MNCs हैं, इनकी ग्लोबल प्रैक्टिसेस होती हैं। अगर तो लोकल ऑर्गेनाइजेशन का मैं क्विकली बता सकूं, मैं कुछ ऐसी कंपनीज को पर्सनली जानता हूं जहां पर हत्ता के हैरेसमेंट तक के केसेस रिपोर्ट हुए, और जिसको हैरेस किया गया उसको रिज़ाइन करना पड़ा, जिसने किया वो वहीं पर रहा, बिकॉज ही वॉज ब्रिंगिंग गुड मनी टू द कंपनी। सही है, मैं ऐसी बहुत सी कंपनीज की एग्जांपल दे सकता हूँ, आई पर्सनली नो दैम। तो वहाँ पर तो आप बेहतर है भाग ले, लीव इट, सही है, क्योंकि वहाँ पर नहीं सुना जाएगा। दूसरी चीज़ जो आप बात करिए, MNCs में ऐसे कल्चर्स, ऐसी चीज़ें हैं कि आप वहाँ की HR, अगर लोकल HR रिस्पॉन्ड नहीं कर रही तो आप ग्लोबल HR को कंप्लेंट करते हैं, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही तो आप कंप्लाइंस को कंप्लेंट करते हैं, और उनके कवानीन के मुताबिक ऐसी कंपनीज पाकिस्तान में हैं कि अगर आपको यहाँ का बॉस
कि इलीगल कोई हरकत कर रहा है तो आप यूके अगर उनका हेड ऑफिस है या यूएस में है वहाँ पर आप उनके खिलाफ मुकदमा कर सकते हैं, तो वहाँ से आपको इंसाफ मिलेगा। तो ऐसी कंपनीज पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही हैं एमएनसीज में। सो अगर आप एक ऐसी कंपनी में लकीली काम कर रहे हैं और टॉक्सिक बॉस जेन्युइनली टॉक्सिक है और टफ नहीं है और वो कोई इलीगल प्रैक्टिसेस में या नेगेटिव इवन आपके साथ मुसलसल बदतमीजी भी कर रहा है पब्लिकली, आप वो भी लॉग कर सकते हैं और उसको वो सुनी जाएगी। सो दिस इज़ योर चॉइस। अगर आप लोकल में हैं तो मैं कह रहा हूँ जैसे कि भाग लें, गो आउट एंड गेट समवेयर एल्स। और अगर आप ऐसी एमएनसी में हैं फिर उसके इंटेग्रिटी को, कोड ऑफ कंडक्ट को स्टडी करें, यहाँ की लोकल एचआर से बात, पहले बॉस से बात करें, एचआर से बात करें, ग्लोबल एचआर से करें और कंप्लायंस में चले जाएं। ठीक है, मतलब ये आपके पास ऑप्शंस हैं जहाँ पे अपनी आप कंप्लेन जो है ना वो कर सकते हैं अपने टॉक्सिक बॉस के खिलाफ, लेकिन आप उस कंपनी में काम भी तो करने चाहिए ना जहाँ पर आपकी सुनी जा रही है। खैर, हमने ओवरऑल बात की है कि टॉक्सिक बॉस को किस तरह हैंडल करना है, आपका क्या फ़र्ज़ बनता है और आपने क्या करना है उस सारे सिनेरियो के अंदर। अहमद फवाद साहब हमारे साथ मौजूद थे, कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं। फवाद साहब थैंक यू सो मच। ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ स्कूल्स के हवाले से बात कर लेते हैं। लाहौर के जिन अजला में स्कूल नहीं हैं वहाँ पर वर्कर्स के बच्चे निजी स्कूल्स में पढ़ेंगे और वर्कर्स वेलफेयर फ़ंड के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस ने इस चीज़ की मंजूरी दे दी है। उसके अलावा हम बात करेंगे कि लाहौर के स्कूल्स में बच्चों के मोबाइल इस्तेमाल करने पर भी पाबंदी आयद की गई है। ये तमाम तर जितने भी निजी और सरकारी स्कूल हैं वहाँ पर इस पाबंदी का इतलाक़ होगा। और नेक्स्ट जो है वो इम्तिहानी निज़ाम में बड़ी इस्लाहात का फ़ैसला किया गया है। सवालिया जो पर्चे हैं अब मुख्तलिफ ग्रेड्स और डिफ़िकल्टी लेवल्स के मुताबिक तैयार होंगे। तो इन पर बात करने के लिए आतिफ़ परवेज़ ने हमें ज्वाइन किया, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़। आतिफ़, आपको वेलकम कहते हैं। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? मैं ठीक हूँ, थैंक यू। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। आतिफ़, लाहौर के जिन अजला में स्कूल नहीं है वहाँ पर अब जो वर्कर्स के बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ेंगे, क्या ये मामला है? देखिए, इस वक्त कोई जो WWF है इसके साथ कोई 10 लाख से ज़ायद वर्कर जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं। अच्छा। और जो इसका मकसद है WWF का कि वो जो वर्कर्स को डेथ ग्रांट है, मैरिज ग्रांट है, इसके साथ जो फ्लैट्स वगैरह मिलते हैं और साथ साथ बच्चों को एजुकेशन जो देना होता है ज़रूरी। तो इस वक्त WWF के कोई 77 के करीब स्कूल हैं पूरे पंजाब में। तो बाकी जगह पर जो बच्चे हैं वर्कर्स के उनको प्राइवेट स्कूलों में पढ़ना पड़ता है या सरकारी स्कूलों में पढ़ना पड़ता है, लेकिन जिम्मेदारी जो है वर्कर वेलफेयर फंड की है कि वो फ़ीस पे करेगा। जितनी भी फ़ीस होगी वो WWF ने पे करनी है। तो अब ये फैसला किया गया है कि जिन अजला में WWF के स्कूल नहीं हैं, लाहौर में भी सिर्फ 3 या 4 स्कूल हैं, 4 स्कूल हैं। तो ये कहा गया है कि BOG की जानिब से कि इतनी तादाद में जो रजिस्टर्ड वर्कर्स हैं इनके बच्चों को तालीम देना वो WWF का फ़र्ज़ हक बनता है और ज़िम्मेदारी भी है क्योंकि वो उनसे कंट्रीब्यूशन लेता है। तो ये फिर GB ने, गवर्निंग बॉडी ने फ़ैसला किया है कि जिन अजला में स्कूल नहीं है वहाँ पर जो बच्चे जाएंगे जिन भी मर्ज़ी स्कूलों में पढ़ें वहाँ की फ़ीस जो है वो WWF देगा। या ये एक मॉडल है कि किसी एक निजी स्कूल चेन के साथ मुआहदा किया जाएगा, वर्कर्स के बच्चे वहाँ पर पढ़ेंगे, वो जितनी भी फ़ीस होगी वो WWF देगा। तो उसके अलावा स्कूल्स में मोबाइल फ़ोन पर जो है मोबाइल इस्तेमाल के ऊपर पाबंदी लगाई गई है, निजी और सरकारी दोनों के ऊपर इतलाक़ है, क्या वजह बनी है? अब देख रहे हैं कि दुनिया भर में ये इस तरफ जो है वो हुकूमतें तवज्जो दे रही हैं कि जो बच्चे मोबाइल फ़ोन इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और ना सिर्फ उनकी सेहत पर असर पड़ रहा है बल्कि करैक्टर पर भी असर पड़ रहा है। तो इसी को देखते हुए चाइना का मैं देख रहा था कि उन्होंने 16 साल तक की उम्र के लिए जो पाबंदी लगा रखी, सिर्फ दिन में 4 घंटे तक मोबाइल इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हमारा स्क्रीन टाइम आपको पता है कि घंटों है, ज़्यादा है। हाँ जी, दिन में कितने घंटे जो है वो मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं। तो पंजाब असम्बली में एक करारदाद पास हुई थी कि बच्चों की करैक्टर और दूसरे शख्सियत को डेवलप करने के लिए जो मोबाइल के उनके असरात पड़ रहे हैं
तो स्क्रीन टाइम को या मोबाइल के ऊपर पाबंदी होनी चाहिए और इसके हवाले से कानून साजी भी होनी चाहिए। तो इब्तदाई तौर पर जो करारदाद पेश हुई और मंजूर हुई, उसकी रोशनी में महकमा स्कूल एजुकेशन ने तमाम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़ को ये हिदायत की है कि फौरी तौर पर स्कूलों में मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर पाबंदी होगी। और ना सिर्फ सरकारी बल्कि प्राइवेट स्कूल जो है उन पर भी इसका इतलाक होगा। वैसे पहले बच्चे लेके जाते थे, हमारी दफ़ा तो नहीं, हमें तो चेकिंग होती थी कि आप जब स्कूल में एंटर हो रहे हैं या फिर असेंबली के बाद जब आप जा रहे हैं उसमें तो चेकिंग होती थी, कोई फ़ोन नहीं लेके जाया। बिल्कुल, ये कुछ स्कूल अपने तरफ से इनफरादी तौर पर तो करते हैं कि बच्चे जो है वो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ना करें, लेकिन बाद स्कूलों में इसके ऊपर रिलैक्सेशन है। तो अब ये एक किस्म का ब्लैंकेट एक पाबंदी लगा दी गई है कि किसी भी स्कूल में इसका इस्तेमाल नहीं होगा। अब इसको निगरानी कैसे की जाएगी, ये एक बड़ा सवाल है कि महकमा स्कूल एजुकेशन ने डायरेक्शन तो दे दी, तो कोई कानून तो मौजूद नहीं है, सिर्फ एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि ये मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं होगा। तो स्कूलों की इंतज़ामिया को कहा जाएगा कि आप ये चेकिंग करें कि फ़ोन का इस्तेमाल ना हो। तो अब देखिए, है तो एक पॉजिटिव काम कि आप बच्चे जो जा रहे हैं वो तालीम के मकसद तालीम हासिल करना है, ना कि वहाँ जाकर मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करना है। तो डायरेक्शन दे दी गई है, इस पर अमल दरामद कैसे होता है, बुनियाद तो यही होनी चाहिए कि पंजाब असम्बली को इस हवाले से भी कानून साजी करनी चाहिए, ना कि करारदाद पास करके जो जान छुड़ा लेनी चाहिए। हम देखते हैं कि जैसे हुकूमत को अपने हवाले से कोई कानून साजी करनी हो तो वो बहुत जल्दी से हो जाती है। तो अगर बच्चों के मुस्तकबिल का फैसला है तो फिर इस पर भी फौरी तौर पर कानून साजी करके एक रूल्स बनने चाहिए कि अगर कोई खिलाफ वर्जी होती है तो वहाँ पर सज़ा क्या होगी, ना सिर्फ बच्चों की बल्कि स्कूलों की इंतजामिया हुआ है ना, तो स्कूल इंतजामिया भी थोड़ी देर इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करेगी, उसके फिर वो रिलैक्स हो जाते हैं, फिर रिलैक्स हो जाता है। तो जब तक कोई कानून नहीं होगा, क्योंकि कानून होता है फिर उसके रूल्स बनते हैं कि किस तरीके से इसको रोका जाएगा, खिलाफ वर्जी होगी तो क्या कार्रवाई होगी। अभी तो सिर्फ एक नोटिफिकेशन है जी मोबाइल फ़ोन के ऊपर इस्तेमाल पर पाबंदी है, लेकिन अगर इस्तेमाल करते तो क्या सज़ा होगी, वो कुछ नहीं है। तो इस हवाले से बाकायदा तौर पर कानून साजी की ज़रूरत है, क्योंकि संजीदगी उसी में ही होगी कि जब कानून पास होता है। अभी तो नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और महकमा स्कूल एजुकेशन ने भी सिर्फ अपनी जान छुड़ाने की कोशिश की है कि हमें एक करारदाद की रोशनी में डायरेक्शन आई, हमने वो डायरेक्शन आगे पास कर दी। तो ये इसी तरीके पासिंग पास एक मैकेनिज्म वो ही चल रहा है, इसके अलावा तो अभी कुछ नहीं है। लेकिन है, जब हमारी माहिरीन तालीम से गुफ्तगू हुई तो उनका यही कहना था कि बिल्कुल ये पाबंदी होनी चाहिए, स्कूलों में मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो हैं ना सिर्फ स्कूलों में बल्कि घरों में भी थोड़ा इस्तेमाल, स्क्रीन टाइम जो है वो महदूद होना चाहिए। लेकिन चलें, ये तो खाली सिर्फ एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है इस हवाले से, तो देखते हैं कि इसके ऊपर किस तरह स्कूल इंतज़ामिया जो है वो कुछ इनिशिएटिव ले पाती है कि नहीं ले पाती है, बच्चों को किस तरह चेक किया जाता है कि वो स्कूल में फ़ोन लेकर ना आएँ। थर्ड स्टोरी है, इम्तिहानी निज़ाम में बड़ी इस्लाहात का फ़ैसला किया गया है कि अब जो है पेपर्स जो होंगे अब वो मुख्तलिफ ग्रेड्स और डिफ़िकल्टी लेवल्स के मुताबिक होंगे, पहले ये नहीं था। अच्छा, हम देख रहे हैं कि कई सालों से एक ही पैटर्न से सवाल बनते आ रहे हैं, और जो पेपर सेटर होता है वो ये नहीं देखता कि बच्चे जो हैं वो तमाम एक ही काबिलियत के हैं, डिफरेंट सलाहितों के मुताबिक है ना। कई जो नलायक होते हैं, कोई एवरेज होते हैं, कोई ब्रिलियंट होते हैं, कोई एक्सीलेंट होते हैं। तो हम देखते हैं कि अभी भी कल जो रिज़ल्ट आया है परसों मैट्रिक का सेकेंड एनुअल, तो उसमें 55% बच्चे फेल हो गए। इसी तरीके से फर्स्ट एनुअल में भी होता है, और उसकी वजह यही होती है कि क्वेश्चन जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं। एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको अटैम्प्ट करना आसान होता है। तो इसको देखते हुए कि OA लेवल्स में कैसे होता है, वहाँ पर भी बच्चों को जो 30 या 40% जो पासिंग मार्क्स होते हैं उसके क्वेश्चन जो हैं वो आसान होते हैं। फिर आज से जैसे जैसे 10-10 का फ़र्क पड़ता है तो डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो बढ़ जाता है। तो इसी पैटर्न पर अब लाहौर समेत तमाम जो तालीमी बोर्ड है वो इस पैटर्न पर जा रहे हैं कि 40% तक जो कि पासिंग मार्क्स है वो सवाल जो है वो आसान हो, ताकि तमाम जो स्टूडेंट अपेयर होते हैं इम्तहानात में उनके लिए वो सवाल अटैम्प्ट करना आसान हो, तकरीबन सब के लिए। कई तो होते हैं जिन्होंने कोई बिल्कुल ही नहीं तैयारी की होती, तो ये एवरेज
जो बच्चे हैं उनके लिए पासिंग मार्क्स जो हैं वो अटेम्प्ट करना या अटेन करना आसान हो। तो उसको देखते हुए अब कैम्ब्रिज के साथ जो है वो लाहौर तालीमी बोर्ड और उसके साथ साथ हायर एजुकेशन की अम्ब्रेला के नीचे ये जो एक चेयरमैन टास्क फोर्स बनाई थी इम्तहानात के हवाले से, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है कि कैम्ब्रिज के साथ जो है कोलैबोरेशन की जाए और जो पेपर सेटर्स हैं उनकी पहले तरबियत करवाई जाए कि वो अगर पेपर सेट करते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखें और सवालात कैसे होना चाहिए। एक आइटम बैंक जो क्वेश्चन बैंक जिसको कहा जाता है कि वो इस तरह का हो जिसमें से एक पोर्शन जो 40% का है वो आसान सवालात पर मबनी हो, उससे आगे जो है वो 10 नंबरों के बाद वो डिफ़िकल्टी लेवल जो है बढ़ता जाए ताकि जो ब्रिलियंट बच्चे हैं जिनकी अच्छी तैयारी होती है वो तमाम उस तरीके से कर लें। लेकिन पासिंग रेशो बढ़ जाए, पासिंग बुनियादी मकसद यही है कि हम हर एग्ज़ाम में देखते हैं कि जो रिज़ल्ट आता है उसमें 40% बच्चे फेल हैं, 50% बच्चे फेल हैं, 55% बच्चे फेल हैं। तो इसी को देखते हुए अब ये फैसला किया गया है कि बच्चों की सलाहियतों को देखते हुए क्वेश्चन पेपर को डिज़ाइन किया जाए, ना कि जो है वो जो सालों से प्रैक्टिस चली आ रही है और जदीद दौर में क्या तकाज़े हैं उनको देखते हुए, क्योंकि ए और ए लेवल जो है OA लेवल जो है वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल है और पूरी दुनिया में माना जाता है और वक्त के साथ साथ वो चेंजेस लाते रहते हैं। लेकिन हमारे जो है वो चेंजेस नहीं आ रही थी। अब जैसे ग्रेडिंग का निज़ाम 2018 में उन्होंने कहा था कि हम नाफिज करने जा रहे हैं और मरहलावार नंबर्स को ख़त्म करेंगे, वो तो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। तो साथ अब ये तवक्को की जा रही है कि ये जो पेपर सेटिंग का तरीक़ाकार है उसमें तब्दीली लाई जाएगी और बच्चों की सलाहियतों को देखते हुए पेपर डिज़ाइन किया जाए। सिर्फ 9वीं और फर्स्ट ईयर का मामला नहीं है, सारे बच्चों का है कि जितने भी 1 से ऑनवर्ड बच्चे हैं उन सबके जो बोझ है पढ़ाई का बहुत ज़्यादा है। अगर पढ़ाई का बोझ, सिलेबस का बोझ होगा तो जो मयारे तालीम है ना वो बेहतर नहीं हो सकेगी, बच्चे फिर रट्टा लगाएंगे, फिर वो जो उनका IQ लेवल है वो बेहतर नहीं हो सकेगा। तो हमारे साथ आतिफ परवेज़ मौजूद थे, हम लाहौर में जो स्कूल के मामलात थे उनके ऊपर बात करते। आतिफ, थैंक यू सो मच। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।